दोस्तों, अल्टरनेटिंग करंट में जैसा कि नाम प्रतीत हो रहा है, अल्टरनेटिंग मतलब अल्टरनेट होना, चेंज होना। किसका? हमारा नहीं, करंट का। बस इससे आपके बहुत सारे फिनोमेना कंप्लीट होते हैं। आपने कहा सर अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे चाहे आपके पास करंट हो चाहे वो आपके पास ईएमएफ हो, अगर वो रेगुलर इंटरवल पे चेंज हो रहा है तथा पीरियोडिकली है। देखिए, अल्टरनेट मतलब होता है हर सेकंड पे, हर टाइम पे करंट का चेंज होना और साथ में पीरियोडिकली है। एक पीरियड कंप्लीट हुआ, दूसरा पीरियड चालू हो गया, तो ऐसे करंट को आप अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ये दो प्रकार से आपको मिल सकते हैं। t बराबर 0 पे 0 से आरंभ हो सकता है, या आपका जो है t बराबर 0 पे आपको कोई मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट भी मिल सकता है। देखिए, करंट चेंज भी हो रही है और पीरियोडिकली भी है। तो कहने लगे सर इसको अचीव करने के लिए क्या है? कहने लगे कुछ नहीं, अगर आप t बराबर 0 पे 0 है, कोई आपको आई मैक्सिमम मिल रहा है, तो ये एक साइन वेव को फॉर्म करता है। आप कह सकते हैं किसी भी क्षण सर्किट में बहने वाली करंट I बराबर I0 साइन ओमेगा t होगी। कह लगे ऐसे सूरत हाल में क्या होगा? कह लगे ऐसे में जो करंट होगी I0 कॉस ओमेगा t होगी जी। ठीक ठीक ठीक, पैच कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। ये आपका हो गया दूसरी इक्वेशन। बस काम बन गया आपका। आपने कहा सर जैसे करंट होती है तो अगर हमारे पास क्या अल्टरनेटिंग ईएमएफ नहीं मिलेगा? कहने लगे हाँ बिल्कुल मिलेगा, जो पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़े थे वहीं से आपको मिलेगा। तो हम एक काम कर रहे हैं, इसको हमने जो है ई कह दिया, चूंकि इंड्यूस नहीं यूज कर रहे हैं, रेगुलर मिल रहा है हमको कहीं से, तो हमने कहा साहब इसको हम ई भी कह सकते हैं। तो जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है वो भी आपको मिल सकता है। कह लगे ये क्या हो सकता है? कह लगे इस फॉर्म में अगर मिल रहा है, इस एक्सिस पे ले लिया, दोबारा नहीं प्लॉट कर रहे हैं क्योंकि E=IR होता है, थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलेगा R से मल्टीप्लाई होके। तो हमने कहा इसको हम कह सकते हैं E बराबर E0 साइन ओमेगा t, और इसी तरह इस वाले ग्राफ में हम कह सकते हैं E बराबर E0 कॉस ओमेगा t। Am I right? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हमारा ईएमएफ या हमारी करंट जो है वो पीरियोडिकली अल्टरनेटिंग प्रति सेकंड चेंज भी हो रही है और साथ में पीरियोडिकली भी है, तो ऐसी करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जैसा कि सर्कुलर मोशन में भी हमने आज सिखाया था आपको, ओमेगा बराबर क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये होती है 2 पाई बाई टी या 2 पाई एफ। वहाँ n नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस थे, तो अगर सर्किल में बनाओगे तो एक कंप्लीट सर्किल तो बना ही रहा है। तो आप कह सकते हैं जो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो 2 पाई एफ होगा। एफ जो है आपकी लीनियर फ्रीक्वेंसी कहलाती है, राइट? तो इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब बेटा जब यहाँ पहुँचोगे, यहाँ पे आपको दो चीज़ मिलेंगी। एक तो होल साइकिल में आपको मीन करंट निकालनी होगी, जिसको आप एवरेज करंट भी कहेंगे, और एक आपको आरएमएस वैल्यू भी निकालनी होगी, जिसको आप रूट मीन स्क्वायर कहते हैं। क्योंकि आप लोग कंपटीशन बैच के हैं, इसलिए डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं। हाँ, जो बच्चे बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं उनको डेरिवेशन की ज़रूरत होगी। तो जाहिर सी बात है, जब डेरिवेशंस पढ़ाएंगे
वो वाला वीडियो आप देखिएगा। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि जो आई मीन है, जिसको आप एवरेज भी कह सकते हैं, उसी के पैरेलल आप ई मीन भी निकाल सकते हैं, यानी ईएमएफ का भी एवरेज या मीन वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, IRMS यानी रूट मीन स्क्वायर उल्टा करते हैं, पहले करंट का स्क्वायर करते हैं, मीन लेते हैं, फिर रूट निकालते हैं। इसी तरह ईएमएफ का रूट मीन स्क्वायर, तो जो करंट का है उसके बराबर में, रेसिप्रोकल में, इक्विवेलेंट में हम ईएमएफ को भी लिख सकते हैं। यह बराबर होती है, जहाँ तक मीन की वैल्यू है, ये होती है आपकी 2I0/पाई, यानी मैक्सिमम करंट के दुगने को पाई से भाग कर दें। तो जाहिर सी बात है, इसमें भी आप कहेंगे कि जो मैक्सिमम ईएमएफ है उसको 2 पाई से भाग कर दे, पाई से भाग कर दे। आरएमएस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम को डिवाइड बाय √2। इसी तरह मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ को √2 से डिवाइड कर दीजिए। ये तो वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन यानी एवरेज, आरएमएस यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। हालांकि बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हो तो ये दोनों डेरिवेशन जरूर कर लेना। बेटा 6 इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ते समय दिमाग में बैठाए रखना है। एक आपको रेजिस्टेंस, एक इंडक्टर और एक आइडियल कैपेसिटर। कितने बताए थे? 6, 1 2 3 हो गए। चौथा एलआर। तो जाहिर सी बात है कि अब की बार आप कहेंगे कि सर कैपेसिटर के आगे रेजिस्टेंस लगा दीजिए, तो ये आपका सीआर हो गया। अब क्या बचा? अब इन तीनों को यानी एलसीआर, इन तीनों को एक साथ जोड़ दीजिए। तो बेटा आपके दिमाग में आ गया। आप करते क्या थे? आप पहले इसकी पूरी स्टडी करते थे, फिर इसकी स्टडी करते थे, फिर इसकी करते थे, भूल जाते थे इसमें क्या किया था। आप चूंकि कंपटीशन देने जा रहे हैं तो कुछ बारीकियां आपको दिमाग में रखनी है। कौन सी रखनी है? 2 ग्राफ दिमाग में रखने हैं हर सर्किट में, और 2 बातें कि अगर हम इसमें ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ लगाएंगे, ई मान लीजिए E0 sin ωt, तो इसकी जो करंट होगी उसका क्या बिहेवियर होगा रेजिस्टेंस में बहने वाली का। इसी तरह अगर किसी सर्किट में आइडियल इंडक्टर में एक अल्टरनेटिंग करंट लगाते हैं, ईएमएफ लगाते हैं, तो उसमें करंट का बिहेवियर क्या होगा वो आपके स्टडी करनी है। इसी तरह एक कैपेसिटर, आइडियल कैपेसिटर के क्रॉस अगर हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ लगाते हैं तो उसके क्रॉस बहने वाली करंट का क्या फेज डिफरेंस होगा, वो बातें ध्यान रखनी है। इसी पे आपके सवाल बनते हैं, यही आपका ऑब्जेक्टिव है। तो बच्चों आपको ये 6 सर्किट की स्टडी बहुत बारीकी से करनी होती है कि अगर हम ईएमएफ लगाएंगे तो उसमें जो करंट है उसका अमाउंट क्या होगा, उसका फेज डिफरेंस ई और आई के बीच में क्या होगा, ये हमेशा दिमाग में बैठा के रखना है। धीरे धीरे करते बहुत बातें हो जाती हैं, इसलिए कॉन्साइज करके पढ़ेंगे तभी काम बनेगा। दोस्तों इन 6 सर्किट डायग्राम में हम ई वर्सेस आई की एनालिसिस करेंगे कि अगर हम ईएमएफ अल्टरनेटिंग लगाते हैं तो अगर हमारे पास केवल प्योरली रेजिस्टेंस होगा तो ई और आई में क्या होगा। डेरिवेशन पे फोकस नहीं करेंगे, वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए है। आप कंपटीशन बैच किए हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि अगर हमने E बराबर I0 sin ωt यानी एक अल्टरनेटिव ईएमएफ लगाया, प्योरली रेजिस्टेंस, इतना तो लिख ही दे सर्किट में। तो 2 बातें आपको ध्यान रखनी है कि जो करंट होती है वो इन फेज होती है। करंट E/R होता है, छोटा सा कह देते हैं। E की वैल्यू आपने लिखी रखी है E0 sin ωt/R,
और इसीलिए आप कह सकते हैं ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट होता है। तो अगर आपने E0 साइन ओमेगा टी लगाया है तो I भी आपको साइन ओमेगा टी यानी सेम फेस में मिलता है, यानी आपको कह सकते हैं सेम फेस में है कौन, EMF और करंट। अगर हम ये लगाएंगे तो उसी फेस में हमें करंट मिलेगी। आइए इसका दो काम करते हैं। नंबर वन, हम टाइम वर्सेस EMF का ग्राफ खींचते हैं, क्योंकि लगा तो आप E रहे हैं, EMF लगा रहे हैं अल्टरनेटिंग। तो आपने कहा सर हमने अगर ये अल्टरनेटिंग EMF लगाया, एम आई राइट? अगर हमने ये अल्टरनेटिंग EMF लगाया, टाइम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, एम आई राइट? टाइम चल रहा है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो करंट का वेव फॉर्म क्या होगा? देखिए सिमिलर है, साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी है, ये जो I0 है वो इससे डिवाइड हो रहा है तो इस वैल्यू से कम होगा E0 से, तो आप कह सकते हैं कि सेम फेस में मिलेगी, लेकिन जो हमारी करंट होगी उसका I0 मैक्सिमम अमाउंट कम होगा। क्यों कम होगा वो यहां से आपको दिख रहा है, E0 से कम होगा। बैटरी लो हो गई, क्या चार्ज नहीं हुआ था आज? चलिए जितनी देर खींचते हैं। कॉमन है आपका, इसको कह सकते हैं कि ये वेव फॉर्म है, एम आई राइट? अब आइए एक काम और खींचेंगे, एक ग्राफ और खींचेंगे जिसको फेज डायग्राम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। आपने कहा कि हमने किसी क्षण, एम आई राइट, किसी क्षण ये EMF था, थीटा ले सकते हैं जिसको ओमेगा टी कह सकते हैं, आज ही सिखाया सर्कुलर मोशन में। ये हमारे पास E था, तो कहने लगे करंट क्या होगा? कहने लगे भाई साहब साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, यानी करंट और EMF के बीच का फेज डायग्राम आप स्टडी कर रहे थे, तो इसीलिए इसको फेजर डायग्राम भी कहते हैं। फेजर डायग्राम, इस डायग्राम से आपको पता चल जाता है कि करंट और EMF में क्या फेस चल रहा है। तो यहाँ पे तो सेम फेस में थे, देखिए साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, यानी जिस क्षण में EMF होगा उसी डायरेक्शन में आपकी करंट होगी। प्योरली इंडक्टर में आपने कहा कि सर हमारे पास एक प्योरली इंडक्टर था, यानी इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं था, जबकि इसको आइडियल मान लिया है। ऐसा होता नहीं है, इसके अक्रॉस आपने एक अल्टरनेटिंग EMF लगा दिया और आपने कहा ये जो EMF सोर्स है E0 साइन ओमेगा टी। डेरिवेशन नहीं करेंगे, लेकिन हम जब करंट का डेरिवेशन करते हैं तो देखते हैं कि करंट बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यानी माइनस मतलब पीछे, लैग बिहाइंड। तो करंट जो है, प्योरली इंडक्टर की बात कर रहे हैं, करंट जो है EMF के पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस के बिहाइंड होती है, या कह सकते हैं दैट इज AC इज, यानी अल्टरनेटिंग करंट इज लैग बिहाइंड, यानी पीछे चलती है किसके? द EMF, इसके EMF by a phase angle, by a phase angle of pi by 2, पाई बाई 2 के फेस एंगल माइनस है बेटा, इसके पीछे चलती है। बस दो डायग्राम बना लीजिए,
आपने कहा एक तो हम वेव फॉर्म का बना लेंगे कि साहब ये तो हमारे हाथ में थी, हमने लगा लिया ई को, और फिर देखेंगे इस ई के लगाने से हमारे पास करंट की क्या स्थिति है। तो आपने कहा ये हमने लगा लिया, am I right? हमने कहा हमारी वेव का टाइम पीरियड पाई 0 से पाई से 2 पाई था, तो ये आधा हो गया, पाई/2 हो गया, और इसका आधा जोड़ दीजिए 3 पाई/2 हो जाएगा। क्या लगे, करंट लैग बिहाइंड करती है, यानी पीछे चलती पाई/2 का। क्या समझे कि E बराबर जब 0 था तो करंट माइनस में थी, जब आप ये मैक्सिमम में पहुंचे हैं तब करंट क्या हो गई होगी, आपकी 0 हो गई होगी, तब करंट आपकी 0 हो गई, यानी ये वाली वेव EMF की है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपका चल रहा है फोर्स के द्वारा, जो EMF सोर्स लगा रहे हैं, और करंट ये चलिए हालांकि कम होगा मैग्नीट्यूड, इसका E0 ज़्यादा होगा, क्यों होगा वो आप जानते हैं। यहाँ गई, इसके बाद क्या हुआ, जब ये 0 हुई तो ये मैक्सिमम हो गया, जब ये मैक्सिमम हो गया तो ये निगेटिव हो गई, जब ये 0 हो गई है, am I right? यहाँ आएगी, ये आई 0, और जब ये 0 हुई, आई को मैक्सिमम ले लो, I0 माइनस का, ये प्लस का, तो आपने कहा माइनस का करीब यहाँ आता है। तो बेटा ये वाली वेव फॉर्म जो है वो करंट की है, और जो लाल रंग से आई है वो आपने EMF सोर्स लगाया है ये, और ये लैग बिहाइंड है पाई/2, यानी आप कह सकते हैं कि ये हमने वेव फॉर्म खींच लिया है, समय और EMF जो लगाया था, और ये वाला समय और काला वाला समय और करंट के बीच का है। एक हमने आपसे बताया था फेज डायग्राम, मतलब x वर्सेस y, इसमें कैसे खींचना है, कैसे याद रखना, बहुत आसान है। किसी टाइम पे आप EMF का खींच लीजिएगा, मान लीजिए ओमेगा टी जब समय था तो आप E पे थे। करंट क्या है बेटा, देखिए पाई/2 का फेज डिफरेंस पीछे, तो इससे 90 डिग्री ये करंट दिखा दीजिएगा। तो आप ये E और I में फेज दिखा रहे हैं, तो ये आपकी x एक्सिस है, ये बेटा y एक्सिस है, और इनमें क्या फेज डिफरेंस है वो आप दिखला रहे हैं। इसे इसको फेजर डायग्राम भी कहते हैं, शॉर्ट में इसको फेजर भी बोल देते हैं। दोस्तों अब की बार हम लोग करेंगे स्टडी प्योरली कैपेसिटर की, यानी एक आइडियल कैपेसिटर के क्रॉस आप अगर EMF लगाते हैं, अल्टरनेटिंग EMF लगाते हैं, तो उसका बिहेवियर क्या होता है, वो बहुत सिंपल सी चीज़ है, हम उसकी मैथमेटिक्स पे ध्यान देंगे। ये आइडियल कैपेसिटर है बेटा हमारे पास, और ये हमने एक EMF सोर्स लगा दिया E0 साइन ओमेगा टी। डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बताएंगे कि जो करंट होती है वो पाई/2 के फेज से लीड करती है। जाहिर सी बात है कि करंट तुरंत पास हो जाती है, उसके बाद जब चार्ज हो जाती तो रुकती है। बहुत फिजिक्स में भी नहीं जाएंगे, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे। अगर प्योर कैपेसिटर लगा हुआ है, EMF सोर्स अल्टरनेटिंग EMF सोर्स लगाएंगे, तो करंट हमारी जो है पाई/2 से लीड करेगी, यानी दैट इज
AC will lead to EMF by a phase angle of phi by 2। यहाँ पे हम बेटा दो डायग्राम बनाना पसंद करेंगे, एक तो करंट वर्सेस EMF, इसको करना बहुत आसान है। ये वाला सोर्स लगा है तो आपने कहा ये लीजिए, आप भी सोचते होंगे हमको कैसे याद रहता है। अरे बहुत सिंपल, एक सिस्टम बना लेते हैं, करता रहता है। यहाँ एंगल पे लिया तो टाइम को हमने एंगल में बदल दिया। ये लीजिए एक सर्किल में आ गया 2 पाई में, आधा पाई बाई 2 ले लो, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो आप देखिए लीड कर रही है, यानी t बराबर 0 पे इतना था तो करंट जब मैक्सिमम होगी तो करंट 0 हो गई होगी। जब करंट 0 हो गई होगी तो I 0 है, इसको माइनस I 0 ले लो, जब ये 0 है तो ये मैक्सिमम है, और जब ये मैक्सिमम है तो 0 हो गई, और जब 0 है तो मैक्सिमम हो गई। तो ये EMF की वेव फॉर्म हो गई, काली वाली करंट की है। तो ये एक तरीके का वेव फॉर्म है कि अगर भाई हमारे पास EMF सोर्स लगा हुआ है, करंट इस तरीके का बिहेव करती है, तो उसको अगर ग्राफिकली दिखाना हुआ तो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। फेज की बात करते हैं। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, राइट। अब देखिए, हमने कहा किसी समय पे आप पहले ई खींच लेना, करंट आगे है पाई, आगे है पाई, यानी कि ये करंट हो गई। तो ये आपका हो गया फेजर डायग्राम। आप कह रहे होंगे कि सर आपका पर्पस क्या है, आप तो वैसे ही बहुत कम पढ़ाते हैं कंपटीशन में। कारण ये है कि ये जो 6 डायग्राम है उनको आपको दिमाग में रखना है। प्योरली रेजिस्टेंस, प्योरली इंडक्टर, प्योरली कैपेसिटर, फिर LR, फिर CR, फिर LCR, और इसके अंदर जो आप बिहेवियर देख रहे हैं करंट एंड वोल्टेज का, वो ध्यान रखना है। कह लगे उसके बाद क्या ध्यान रखना है, कह लगे यही 6 डायग्राम में आपको पावर फैक्टर भी निकालना होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहे हैं, सवालों पे ज़्यादा जोर देंगे तो केवल ये जो 3 बात देखे हैं आप, प्योरली रेजिस्टेंस पे, प्योरली इंडक्टर पे, प्योरली कैपेसिटर पे, इस पे आधार पे आप सवाल लगाएंगे, थोड़ा सा और एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद आप और बेहतर चीज़ें सीख पाएंगे।